ठीक है। यानी कि आज हम लोग यानी कि जो बात करेंगे वो रेडियस पे बात करेंगे एंड आयनाइजेशन एनर्जी पे बात करेंगे। क्या इसका जनरल ट्रेंड होता है कि कब इसकी जो है बढ़ती है, कब घटती है, इन सब चीजों के बारे में यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि इससे आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेगा। आप अगर जो देखोगे तो यानी कि आयनिक रेडियस से जो बहुत सारे यानी कि जो है आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो हम लोग यानी कि जो है बात करते हैं आगे। देखो, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम एन एटम न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? मान लो कि मेरे पास कोई ये एक एटम है, ठीक है, और यहां से न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट, यहाँ पे इसका आउटरमोस्ट ही है, तो यानी कि इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि जो है रेडियस कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके जो सेंटर से, ये जो सेंटर पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि रेडियस कहते हैं। अब देखो, द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम एन एटम न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेडियस। एटम बाउंड्री इज नॉट डिफाइंड। हम एटम की बाउंड्री को डिफाइन नहीं कर सकते। कहोगे सर क्यों? आप यहाँ पे बता तो रहे हो रेडियस इतना है। एक्चुअल में कई बार हम लोग क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो पाथ होती है वो कई तरीके से, यानी कि अगर ये बेज नेचर को शो करेगा तो कुछ इस प्रकार से शो करेगा। क्या इसकी आप बाउंड्री बता पाओगे? नहीं। जिस कारण से हम लोग कहते हैं एटम की बाउंड्री डिसाइड नहीं है। दूसरी बात, इसको कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी घूम रहा है, अब आपने एनर्जी दे दिया तो यहाँ पे भी घूम सकता है। आपने और एनर्जी दे दिया तो यानी कि कहाँ घूम सकता है? यानी कि यहाँ भी घूम सकता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि इसकी जो यानी कि बाउंड्री है वो क्या होती है? यानी कि फिक्स नहीं होती है। कई रीजन में यानी कि कहता है वो वेव नेचर शो करता है जिस कारण से, लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन आप दोगे तो यानी कि इसके बाउंड्री, एटम की बाउंड्री डिसाइड नहीं कर सकते। अभी ये यहाँ है, कल को यहाँ हो जाएगा। जैसे ताकतवर लोग क्या करते हैं? दूसरे की जमीन को हड़प लेते हैं, तो ये वैसे ही करते चले जाएगा। आपको रेडियस निकालने के लिए मैंने जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया हुआ है, R इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। आपको शायद फॉर्मूला भी आता होगा। ठीक है, अब देखो, जो एटॉमिक रेडियस होती है वो चार टाइप की होती है। ये कोवेलेंट रेडियस, ये सारी की सारी बॉन्डेड स्टेट में निकलेंगी। ये चारों की चारों रेडियस जो है कब निकलेंगी? यानी कि जो है बॉन्डेड स्टेट में निकलेंगी। कोवेलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस। अच्छा, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना? यस सर। यस ओके, सर। मतलब दिख नहीं रहा है, मतलब वर्ड सब ठीक है। यानी कि ऑल दिस रेडियस आर फाउंड इन बॉन्डेड स्टेट और इंटरेक्शन स्टेट। यानी कि सभी के सभी जो है किस में फॉर्म में पाए जाएंगे? कंबाइंड फॉर्म में पाए जाएंगे। यानी कि कंबाइंड फॉर्म का मतलब क्या होता है? जब दो रिएक्शन होंगे या उनके बीच के, यानी कि जब ऐसा नहीं कि अकेले अकेले एटम का रेडियस निकालेंगे, नहीं, ये जितने भी चारों के चारों है, जब वो किसी के साथ इंटरेक्ट होंगे या किसी के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो यानी कि निकालेंगे। अब देखो, यानी कि कोवेलेंट रेडियस, यानी कि कोवेलेंट रेडियस का मतलब होता है द कोवेलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। यानी कि टू एटम के बीच में, यानी कि जब ये शेयर करके बनता है। अच्छा, आप लोगों को तीनों टाइप के बॉन्ड आते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। बोलिए। यस सर। ओके, यस किसी को सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। चलिए, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को अगर आता है तो ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, नहीं आता तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यानी कि एक एटम है, ठीक है, अगर जो दोनों यहाँ पे क्या कर रहा होगा? बराबर खींच रहा होगा। यानी कि दोनों अगर जो सिमिलर टाइप का एटम है, जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ पे भी क्या ले लिया? हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, अगर जो दोनों को मैंने हाइड्रोजन ले लिया, जितना ये हाइड्रोजन खींचेगा उतना ही ये हाइड्रोजन खींचेगा। यानी कि इसमें यानी कि जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देता हूँ। यानी कि आर कोवेलेंट यानी कि क्या हो जाएगा? यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए, डायमीटर ऑफ ए, यानी कि दोनों का जो जोड़ के होगा, डिवाइडेड बाय, यानी कि क्या कर दोगे? 2। यानी कि ये आर कोवेलेंट निकल जाएगा। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, तभी यानी कि क्या हो जाएगा? डीएबी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी हो जाएगा, अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि मेरे पास दो आदमी बराबर ताकत के हैं,
अगर जो दोनों बराबर ताकत के हैं तो यानी कि क्या करेगा, जितना ये इधर खींचेगा उतना ये इधर खींचेगा, तो जिस कारण से ये क्या रहेगा, बिल्कुल बराबर में रहेगा और यहाँ पे जो डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन मान लो कि एक ताकतवर ज्यादा है, एक साइड मेरे को यानी कि एक साइड यानी कि खली है और दूसरे साइड यानी कि जो है कोई एक आम इंसान है, ठीक है। अब ये आप लोग उस आम इंसान की जगह मुझे रख दो, ठीक है। अब बताओ किसका ताकत ज्यादा है, खली का। वो क्या करेगा, यानी खली। कि खींच लेगा, अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। यानी कि मेरे को वो क्या करेगा, वैसे भी मैं उसके सामने तो बच्चा सा ही लगूंगा, कि वो मेरे को जैसे मान लो ये खली है, वो क्या करेगा कि इतना सा पार्ट यानी कि वो मेरा रहने देगा, बाकी पूरा का पूरा वो क्या कर लेगा, अपने अंदर मिला लेगा। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है यानी कि निकालने में क्या होगा, रेडियस निकालने में दिक्कत आएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला देंगे। क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट देन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ कोवेलेंट इन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम आर ए प्लस आर बी माइनस 0.9 ए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। यानी कि ये जो हमारे पास क्या है, ए है। यहाँ पे ये जो है ये क्या बताता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये क्या बताता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। यानी कि क्या बताएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इसके अंदर कितना जो है यानी कि क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ओके, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। डी ए बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी 0.9 एक्स ए माइनस एक्स बी। अब कहोगे सर एक्स से पहले किसको लिखेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। यहाँ पे मैंने माना कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिस कारण से ए में से माइनस बी करोगे। अगर जब बी की ज्यादा रहती तो हम लोग क्या करते, बी में से यानी कि क्या कर देते, यानी कि ए को माइनस कर देते हैं। तो देखो यानी कि हमारे पास यानी कि क्या है, इफ हाइड्रोजन रेडियस इज 120 पिकोमीटर, यानी कि हमारे पास दिया हुआ है, एंड रेडियस ऑफ क्लोरीन इज 175। आपको नहीं पता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.1। आपको पीरियोडिक टेबल में ही बताऊंगा और आपको याद भी हो जाएगा, कोई चिंता नहीं करने की बात नहीं है। क्लोरीन की जो होती है वो कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। अगर यानी कि इस प्रकार से होती है तो यानी कि क्या हो जाएगा कि आपके पास यानी कि मेरे को जो है यानी कि अगर जब डी ए बी निकालना हो तो यानी कि मैं कैसे निकाल लूंगा, डी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए प्लस प्लस आर बी, यानी कि इसको हम लोग कोवेलेंट रेडियस भी कहते हैं, बिल्कुल कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, आर ए प्लस आर बी, ठीक है। माइनस, मैं यहाँ पे फॉर्मूला सीधे पहले लिख देता हूँ, फॉर्मूला माइनस 0.9 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी। देखो सबका वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि कितना दिया हुआ है, यानी कि कितना 120, और यानी कि कितना दिया हुआ 175 माइनस 0.9। अब यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा 3 माइनस 2.1, ठीक है। क्लोरीन की ज्यादा तो यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा 295 माइनस, यानी कि कितना हो जाएगा 0.9 इंटू 0.9, और यानी कि यहां से कितना हो जाएगा 295 माइनस 0.81, और यानी कि हमारे पास डायमीटर कितना हो जाएगा डी, अगर जब मैं लिखूं डी एच सी एल, क्योंकि मेरे पास हाइड्रोजन और सी एल है, तो यानी कि 294 पॉइंट, यानी कि 9 और 1, यानी कि कितना पिकोमीटर आ जाएगा, यानी कि 294, अच्छे से लिख देता हूँ, नहीं तो 5 लग रहा होगा आप लोगों को, यानी कि 294.19 पिकोमीटर। अगर जो रेडियस निकालना होगा तो यानी कि 2 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। आप इसको अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो 294, और इसको आप डिवाइड कर दोगे तो यानी कि क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिफरेंट होगा तब जब जाके क्या फॉर्मूला लगाना, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाना, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.9 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सॉरी, यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। आपको हमेशा उसमें से माइनस करना जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आप यहां से सीख गए। अब हम बात करते हैं वंडरवाल फोर्स की। जो वंडरवाल फोर्स होते हैं ना, वो जनरली क्या होते हैं, नोबेल गैस या इनर्ट गैस या जो नॉन रिएक्टिंग होते हैं उनके बीच निकालते हैं। वंडरवाल रेडियस मेजर फॉर द साइज ऑफ एटम दैट इज नॉट केमिकल बॉन्डेड, यानी कि ये जो वंडरवाल फोर्स होता है ना, किसी के साथ रहते रहते हो जाता है। जैसे मान लो कि अगर मैं कहूं कि आपके पड़ोस में कोई इंसान है, ठीक है, वो नया आया,
देखना जैसे शुरू में लगता है कि वो खराब इंसान है या बढ़िया नहीं है, लेकिन जैसे रहते रहते देखना कि अगर जब मान लो 3-4 दिन रहे और 3-4 दिन में कुछ हो जाता है तो हम लोग कहते हैं यार इसके साथ ये नहीं होना चाहिए, तो ये अच्छा इंसान है। तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है कि आपको भी यानी कि क्या होगा कि धीरे धीरे यानी कि उसके साथ जो है अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब अगर जब मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे फिर निगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में भी लेकिन उतना नहीं लगेगा। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि जैसे मान लो कि अगर सपोज करो कि अगर जैसे कि सबसे ज्यादा जैसे मान लो कि एक बार उत्तराखंड में यानी कि काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम आ गई थी, जो है बाढ़ आ गई थी, तो ऐसा नहीं था कि जो है पंजाब वाले उसको संवेदना नहीं कर रहे थे तो केरल वाले नहीं कर रहे थे, केरल वाले भी संवेदना कर रहे थे, लेकिन उनकी जो है उतनी ज्यादा सिंपैथी नहीं होगी जितनी उत्तराखंड के लोगों की होगी, क्योंकि वो जो है यानी कि उसके काफी करीब है, लेकिन वो काफी दूर था, लेकिन फिर भी जितना हो सका यानी कि उन लोगों ने डोनेट किया, या नहीं भी किया होगा मुझे उतना लेना देना नहीं। मैं बेसिकली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किसी के साथ रहते रहते ना हम लोग क्या करते हैं, हमारे स्टेट है 28, कहीं कुछ होता है तो हम लोग क्या करते हैं अपनी संवेदना देते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। सेम केस यहाँ पे भी होता है कि ये धीरे धीरे यानी कि रहते रहते एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इन दोनों के बीच में लगता है। तो कोई ये कंबाइन नहीं है, दूर दूर ही है, लेकिन इतना सा लगेगा, मान लो बहुत ही कम लगता है लेकिन लग रहा होगा कि हम मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव बन रहा होगा एक नेगेटिव बन रहा होगा। इस कारण से यानी कि इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वंडरवाल फोर्स कहते हैं। ये हमेशा इनर्ट में लगता है और नॉन रिएक्टिव में लगता है। इसको हम लोग जो है यानी कि निकालने के लिए जो है आर वंडरवाल इक्वल टू क्या होगा, यानी कि इसका और इसका। एक और तरीके से मैं समझा सकता हूँ कि इनर्ट गैस ले लेते हैं। इनर्ट गैस किसे कहते हैं बताइए, कोई नाम बताइए इनर्ट गैस का। हीलियम। ओके, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, आपकी इच्छा, जो मैं हीलियम ले लेता हूँ। अब देखो यानी कि ये न्यूक्लियस है, अब इन दोनों के बीच रहते रहते यहाँ पे निगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा लगेगा। मैंने क्या कहा कि जैसे कि उत्तराखंड में फ्लड आया था तो केरल के लोगों ने पूरा नहीं पार्टिसिपेट किया जितना पंजाब के लोगों ने किया, या जितना वहां के लोगों ने किया उतना केरल ने नहीं किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा किए होंगे, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि उतनी सिंपैथी नहीं रहेगी। एक छोटा सा हाँ यार नहीं होना चाहिए था, यानी कि इस छोटे से फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वंडरवाल फोर्स कहते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. ओके, Yes. Yes, sir. अब देखो यानी कि हम बात करते हैं मेटेलिक रेडियस की। यानी कि मेटेलिक रेडियस क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है कि दो मेटल के बीच में बनता है। मैं ज्यादा मेटल नहीं बना रहा हूँ, आप लोग समझ जाना, मैं 4-4 बना दे रहा हूँ, 3-3 बना देता हूँ। ठीक है, अब यानी कि मेटल में यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो काफी क्लोज पैक होते हैं। ठीक है, अब जब काफी क्लोज पैक होंगे तो यानी कि इन दोनों के बीच का यानी कि डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, मेटल के पार्टिकल के बीच का होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, मेटेलिक रेडियस हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएमएम, यानी कि ये मेटल और ये मेटल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि रेडियस कहते हैं। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताइएगा कि सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा, आर वंडरवाल का, या आर कोवेलेंट का, या आर मेटेलिक का, एमएम का, बताइए। वंडरवुड। ओके, और फिर सेकंड किसका होगा, Covalent. ओके। ठीक है, यानी कि जो सबसे ज्यादा होगा वो किसका हो जाएगा, आर वंडरवाल का होगा। मैंने क्या कहा कि बस संवेदना है, दूर दूर है, एक छोटा सा जो है यानी कि है, यानी कि सबसे बड़ा रेडियस तो किसका हो जाएगा, यानी कि वंडरवाल का हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि कोवेलेंट और मेटेलिक में किसका होगा, Covalent. मेटेलिक। कोवेलेंट का सबसे कम होता है। मैं समझाता हूँ क्यों। मेटेलिक। आर यानी कि जो है एमएम का होगा, और यानी कि जो सबसे कम होगा वो किसका हो जाएगा, कोवेलेंट का। आप इस बात को याद रख लेना। तो मैं समझाता हूँ कि कोवेलेंट ने क्या किया, एक ने दूसरे के ऊपर आके ऐसे यानी कि आधा देखो घुस गया है उसके अंदर। देखो यहाँ पे अगर जो मेटेलिक देखो तो यानी कि क्या हो रहा है कि ये एटम जो है, यानी कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वाला एटम जो है इस पे यानी कि क्या हो गया है, मर्ज हो गया है। यानी कि थोड़ा सा तो कम हुआ है, जिस कारण से मैंने क्या कहा कि ऐसा बन रहा है। अब अगर ये ऐसा बन रहा है, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। वंडरवाल फोर्स कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन सा कम होगा, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड होगा।
सबसे ज्यादा कौन सा होगा? वंडरवाल होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दूर है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको याद रख लेना। ठीक है, अब हम लोग यानी कि अलोंग अ पीरियड, आप सभी ने को पता होगा कि जब हम पीरियड में चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या करता है, इंक्रीज डिक्रीज या सेम रहता है? क्या करता है? डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। अच्छा मुझे बताओ कि मैं आपसे बताता हूँ, इंक्रीज करना चाहिए कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ओके, अब देखो इसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो यानी कि रेडियस क्या होना चाहिए? Decrease. इंक्रीज इंक्रीज करना चाहिए, Same. डिक्रीज करना चाहिए? होना चाहिए पर इनका सेंस डिक्रीज होता है टेस्ट हाँ, लेकिन लगता Same. दुनिया को जो है, आधे से ज्यादा जनता को लगता है कि इस डायरेक्शन में चलने पे रेडियस इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन जस्ट अपोजिट होता है। इसका रेडियस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अब इसका रीजन सुनिए, क्यों डिक्रीज होता है। अगर मैं कहूं कि देखो यहाँ पे मैंने लिखा लिथियम और यहाँ पे लिया मैंने फ्लोरीन, ठीक है। अब लिथियम है तो लिथियम के पास न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस बना दिया, और फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं पहले जनरल बना रहा हूँ 2, और यहाँ पे यानी कि जो 7 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 2,1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे कितना है? 2,7 है। यहाँ पे मुझे बताओ प्रोटॉन कितना है? 3। अब यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। यहाँ पे प्रोटॉन कितना है? 9। इलेक्ट्रॉन कितना है? 9। ओके, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, कि मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि न्यूक्लियस जितना ज्यादा ताकतवर होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतना तेजी से खींचेगा। खींचेगा कि नहीं खींचेगा? जैसे मान लो Yes. Yes, कि sir. आप मान लो कि मेरे पास एक साइड 3 आदमी है, मैं 3 प्रोटॉन लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन की जगह 3 पर्सन है। ठीक है, अब यानी कि ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को, अब बताओ एक साइड है 9 प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, कौन सबसे ज्यादा तेजी से खींचेगा? 9 9 प्रोटॉन। proton. अगर जो 9 प्रोटॉन खींचेगा तो यानी कि चारों डायरेक्शन से खींचेगा, क्योंकि ये सर्कुलर है। सर्कुलर वाले क्या करते हैं, यानी कि चारों डायरेक्शन में बराबर खींचेंगे। बराबर खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? Yes. अगर जब यस बराबर Yes, sir. खींचेंगे तो जिसके कारण से ये क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाता है। ठीक है, यानी कि ये क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाता है, जिस कारण से इसकी जो रेडियस क्या हो जाती है, यानी कि जो डिक्रीज हो जाता है। इसको टर्म में क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे, यानी कि जो न्यूक्लियस की पावर है वो बढ़ेगी। जब न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यानी कि जो है खींच लेगा, जिस कारण से उसका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, इतनी Yes. सी बात समझ में आ गई क्यों उनका जो है यानी कि जो Yes, रेडियस sir. डिक्रीज होता है? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो Yes, बता sir. दीजिए, क्यों रेडियस डिक्रीज होता है, ये समझ में आ गया ना? यस Yes, सर sir. ओके, Yes, sir. आपको ये याद भी रख लेना। जनरली अभी भी मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों से पूछोगे कि बताओ कि अलोंग अ पीरियड रेडियस इज इंक्रीज और डिक्रीज, वो जनरली क्या कह देंगे? रेडियस इज इंक्रीज बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजेज, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस करेगा, जिस कारण से क्या कह देंगे, यानी कि जो है उसकी रेडियस क्या हो जाती है, यानी कि increase। लेकिन बट एक्चुअल में क्या होता है? ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ड्यू टू द effective nuclear charge, due to the effective nuclear charge। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से डरोगे तो नहीं? No, sir. हाँ, यानी कि खींचने की, यानी कि प्रोटॉन की खींचने की ताकत, ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इट्स रेडियस इज डिक्रीजेस। इसका मतलब होता है डिक्रीजेस। ओके, यानी कि तीर नीचे है और इसका मतलब क्या हो जाता है? ईएस का मतलब होता है डिक्रीजेस। आप समझ जाना, यानी कि ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रेडियस ऑफ जो क्या हो जाएगा कि लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो यानी कि क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब डाउन द ग्रुप, अच्छा यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन
सबसे ज्यादा साइज किसका ज्यादा होगा? लिथियम। लिथियम। ओके, सबसे ज्यादा जो होता है वो वंडरवाल बताया, अभी जस्ट मैंने बताया। फिर क्या आएगा? लिथियम। फिर क्या आएगा? यानी कि बेरिलियम। फिर क्या आ जाएगा? बोरॉन। फिर क्या आ जाएगा? कार्बन। फिर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। फिर ऑक्सीजन। फिर फ्लोरीन। ठीक है, आप इसको याद रखना कि जब भी अगर जो नोबेल गैस की बात करेंगे तो यानी कि उसमें कौन सा अट्रैक्शन लगेगा? वंडरवाल लगेगा। और वंडरवाल का यानी कि क्या हो जाता है? यानी कि जो है सबसे कम हो जाता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए। Yes, sir. यस सर। अगर जब डाउन द ग्रुप जाओगे तो यानी कि उसका रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Increase. इंक्रीज होगा। Increase. जनरली सभी बच्चे सही Increase. बताते हैं, इनमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होता है। क्यों इंक्रीज होता है? ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ सेल। यानी कि इंक्रीमेंट ऑफ सेल होने के कारण यानी कि क्या हो जाता है? इसका साइज जो है इंक्रीज हो जाता है। हाइड्रोजन के लिए, ओहो मैं यहाँ कहाँ से चले जा रहा हूँ। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, हेलिना करे रम से फरियाद। ठीक है, अपार्ट फ्रांसियम होता है, रेडियो एक्टिव मैंने नहीं लिया। अब देखो यानी कि नीचे की ओर जाने पे क्या होता है? रेडियस इंक्रीज होता है। रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ सेल। अब सेल क्या होता है? यानी कि जैसे मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि मान लो कि मेरे पास हाइड्रोजन है, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से होगा, एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको ऐसे डायरेक्शन में ऐसे ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास यानी कि कौन सा लास्ट में? सीजियम है। ठीक है, ये मैंने कुछ इस प्रकार से ले लिया। कितने छह सेल बनेंगे? 1 2 3 4 5, मैं मान ले रहा हूँ 6 बन गए। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर जितना बड़ा हो रहा है तो खराब बनते जा रहा है। यानी कि अब यानी कि देखो खुद सोचो कि इसके अंदर इंक्रीमेंट सेल हो रहा है। अगर जो यानी कि घर की संख्या बढ़ रही है यानी कि क्या हो जाएगा? उसका साइज भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ से देखो यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से देखो यहाँ का डिस्टेंस, जिस कारण से जब नीचे की ओर जाते हैं, डाउन टू द ग्रुप जाते हैं, देखो क्वेश्चन ना कई बार ऐसे पूछ देगा कि टॉप टू बॉटम ना पूछ के बॉटम टू टॉप पूछ देगा, तो ध्यान रखना। लेफ्ट टू राइट ना पूछ के वो राइट टू लेफ्ट पूछ देगा, इस चीज का भी ध्यान रखना। एक बार ऐसा जो है पूछा गया है कि उन्होंने पूछा कि लेफ्ट टू राइट ना पूछ के राइट टू लेफ्ट में यानी कि जो है रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जनरली वो इसमें नहीं पूछेगा, जनरली ग्रुप में ही पूछता है कि व्हेन वी गोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप देन इट्स रेडियस इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तब बताइए रेडियस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? बॉटम टू टॉप, सॉरी बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। तो यानी कि क्या हो जाएगा बताइए? रेडियस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? Decrease. डिक्रीज। ओके, वेरी गुड। यानी कि तब यानी कि वो आप देखना एक बार, कई बार क्वेश्चन ऐसा ना हो कि हम लोग जो है यानी कि फंस जाए। ठीक है, तो वो जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा उसी के अनुसार से उसको जवाब देना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं साइंस टीचर यानी कि डी ब्लॉक के लिए। साइंस टीचर वेरी क्रूरल, मांगे फीस कोई क्यों नहीं जानता। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि देखो यहाँ पे स्केडियम से लेके मैग्नीज तक डिक्रीज करता है। अब क्यों डिक्रीज करता है? आप लोगों को मैंने सिल्डिंग इफेक्ट बताया था, याद है? बताया था कि नहीं सिल्डिंग इफेक्ट? चलिए नहीं बताया होगा। यस सर। बताया था? यस ठीक है, सर। मैंने जिनको नहीं याद आ रहा होगा उनके लिए मैं एक बार फिर से छोटा सा बता देता हूँ। मैंने कहा था कि मान लो कि ये इस प्रकार से यानी कि क्या है कि ये है। ठीक है, अब बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, यानी कि ये न्यूक्लियस इसको भी खींचेगा और ये इसको भी खींचेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में रिपल्सन आ जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसको अंदर की ओर नहीं जाने देगा, यानी कि सील्ड करके रखेगा, यानी कि रोक के रखेगा कि भाई तुम अंदर मत आ। तो यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि इस इफेक्ट को एक्चुअल में लगना चाहिए तो जेड है, लेकिन इस रिपल्सन के कारण कुछ ना कुछ कम हो गया। तो जब ये कुछ कम हो गया तो यानी कि क्या हो जाएगा? जेड माइनस सी। तो इस सिग्मा को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि जो सिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए जैसे आपको मैं पता है कि जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे इधर साइड जाओगे यानी कि देखो
यानी कि इसको हम क्या कहेंगे 3D1, ये 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 और 3D10। ओके, अब यानी कि मान लो कि जैसे जैसे यहां से मैग्नेस लग जाता है तो यानी कि इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है, यानी कि जो है क्या होता है, यानी कि न्यूक्लियस की चार्ज जो है बढ़ जाती है। लेकिन शिल्डिंग इफेक्ट जो है वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ती है। अगर यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा शिल्डिंग इफेक्ट के, मान लो कि शिल्डिंग इफेक्ट बाहर की ओर यानी कि खींचने के लिए लगा हुआ है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि क्या लगा हुआ है, अंदर की ओर खींचने के लिए लगा हुआ है। अगर ये ज्यादा होगा जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां तक, तो साइज को खींच लेगा, न्यूक्लियस की ओर खींचेगा। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी कि ये वाला जो Yes, sir. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगा रहा है, लेकिन शिल्डिंग इफेक्ट जो है जस्ट उसके अपोजिट वर्क कर रहा है। अगर जब उसके अपोजिट वर्क कर रहा है, जो जीत जाएगा वो उसको अपनी ओर खींच लेगा। यहाँ पे क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि उसको क्या कर लेता है, यानी कि जो खींच लेता है। अगर जो उसको खींच लेगा तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज होगा। यही चीज बाकी में भी हमने कहा था कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइज जो है यानी कि क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जैसे आप इधर चलते हो तो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आती है, यानी कि आयरन, कोबाल्ट और निकेल के लिए। ठीक है, अब देखो आयरन, कोबाल्ट, निकेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन काफी बढ़ जाता है, जिस कारण से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जो है और शिल्डिंग इफेक्ट जो है यानी कि क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अगर जब बराबर हो जाएगा तो यानी कि रेडियस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो जिस कारण से यानी कि शिल्डिंग इफेक्ट यानी कि क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिस कारण से अब यानी कि शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो यानी इसका रेडियस क्या हो जाएगा, यानी कि जो है शिल्डिंग इफेक्ट बाहर वाला खींचेगा, तो जिस कारण से इसका रेडियस क्या हो जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार बता दीजिए। Yes, sir. ओके, ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। सर रिपीट कर दो। ओके कि नहीं, ठीक है। मैंने क्या कहा, जैसे कि आपको पता है कि अभी बाकी जगह मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है। कहोगे सर यहां से पूरा यहां तक जा रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगी? हाँ, यहां तक तो जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन जैसे यहाँ पे क्या होता है कि Fe, कोबाल्ट और निकेल में शिल्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बिल्कुल बराबर हो जाती है। क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा और साथ में यानी कि क्या हो जाता है, शिल्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे आपस में रिपल्सन होगा, और जितना ज्यादा रिपल्सन होगा तो यानी कि उतना ज्यादा शिल्डिंग हो जाएगा। तो जिस कारण से यहाँ पे आके दोनों बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे क्या था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज्यादा थी, जिस कारण से यानी कि क्या हो रहा था, यानी कि साइज डिक्रीज कर रहा था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि मतलब न्यूक्लियस की ताकत। तो यानी कि न्यूक्लियस की ताकत जब बड़ा होगा तो यानी कि उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल को खींच के रखेगा, और जब उसको खींच के रखेगा तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, उसका साइज यानी कि जो है छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आते आते इसकी जो है शिल्डिंग इफेक्ट भी बराबर हो गई। अगर जब बराबर हो गई तो यानी कि इसका रेडियस क्या हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा तीनों के लिए। तीनों के लिए अगर रेडियस और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शिल्डिंग इफेक्ट बराबर है तो यानी कि दोनों के लिए बराबर हो जाएगा, तीनों के लिए। लेकिन कॉपर और जिंक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि उसके अंदर रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से शिल्डिंग इफेक्ट यानी कि जो वैल्यू है वो ज्यादा हो जाती है। और जैसे शिल्डिंग इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है, वहां पे इन साइज जो है यानी कि इंक्रीज हो जाता है। क्या अब समझ में आ गया? ठीक है, यस सर। ओके, ठीक है। अब यानी कि हम लोग आगे बात करते हैं, यानी कि अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपके सामने यानी कि क्या है कि 3D, 4D एंड 5D। ये बात ध्यान से सुनना कि अब हमारे पास यानी कि क्या है कि 3D, 4D एंड 5D। अब आपको पता है नीचे की ओर जाते सेल बढ़ता है, जब सेल बढ़ेगा तो उसका साइज भी यानी कि क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन 4D और 5D का जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सिमिलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि
यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आता है। यहाँ पे क्या आता है, अब बस समझाता हूँ क्या होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या आ जाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। अब मान लो कि मेरे पास कि जो सबसे ज्यादा जो शिल्डिंग इफेक्ट होगा वो किस में आएगा, एस में, फिर किस में आएगा, पी में, फिर किस में आएगा, डी में, फिर किस में आएगा, एफ में। ठीक है, अब मैं इसको थोड़े से आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि क्या होता है। मान लो कि मैं क्या गया, यानी कि जो है किसी जगह गया, अब मेरी लड़ाई हो गई। ठीक है, मेरी लड़ाई हो गई। अब ये यानी कि जो फ्लोरीन मेरे पास, फ्लोरीन ने कहा मेरे पास, मैंने कहा कि मेरे पास देखो फ्लोरीन जो है उसके पास 14 दोस्त है। मेरे जो है कोई तीन व्यक्ति हैं, सॉरी 4 व्यक्ति हैं। मैं मान लेता हूँ पी क्यू, नहीं पी क्यू नहीं, एबीसीडी मान लेता हूँ, नहीं तो किसी का नाम आ जाएगा ना ऐसे में। मैंने मान लिया कि 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी। ए ने कहा मेरे पास एफ फ्रेंड है, और एफ ने कहा कि एफ जो बना हुआ है वो कितने से बना हुआ है, 14 इलेक्ट्रॉन से। सी ने कहा मेरा जो फ्रेंड है डी है, और डी में कितने लोग हैं, यानी कि 10 लोग हैं। बी, बी में कितने लोग हैं, यानी कि जो है 6 लोग हैं, यानी कि जो पी किससे बने हुए हैं, 6 लोगों से। और एस जो है यानी कि क्या हो गया, यानी कि 2 लोगों से बना हुआ है। डी ने कहा मेरे पास 14 है, तो यानी कि क्या इससे गुंडा लड़ने का प्रयास करेगा क्या, वो डरेगा पहले। लेकिन जब पूछेगा कि कहाँ है तुम्हारे फ्रेंड, जब मार करने की बारी आएगी, पूछेगा कहाँ है, तो ये कहेगा मेरा एक लंदन में है, एक फ्रांस में है, एक न्यूयॉर्क में है, एक और कहीं है। ठीक है, जापान में, टोक्यो, कोरिया, जहां भी है। अब बताओ क्या इसको बचा पाएगा क्या, नहीं, यानी कि शिल्डिंग इफेक्ट इसमें अच्छे से लगेगा, यानी कि शिल्डिंग इफेक्ट इसका बहुत पुअर हो जाएगा। यानी कि जब इसके बीच में दूर दूर होगा तो यानी कि इलेक्ट्रॉन लड़ेंगे नहीं, जैसे ऐसे समझो। खैर, जैसे मान लो कि 2 भाई हैं और उनकी दोनों की वाइफ है। ठीक है, ए भी है और उनकी वाइफ है। दोनों दूर दूर रहेंगे तो घर में क्या डिवाइडेशन होगा क्या, नहीं। यानी कि वैसे आप लोग जो है इसको दूसरे वे में मत लेना कि सर देखो सर डिवाइड वाली बात बता रहे हैं। खैर छोड़ो। बेसिकली मैं समझाने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि जितना ज्यादा दूर रहेंगे यानी कि उनके बीच में यानी कि रिपल्सन कम होगा, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा लग जाएगा। यानी कि यहाँ पे तो ये अगर से आपके ऐसे फ्रेंड है तब तो आप पिटा के आओगे, लेकिन देखो मैं जो हूँ, मेरा है कि मैं एस वाला हूँ। ठीक है, मेरे पास यानी कि 2 फ्रेंड है, लेकिन दोनों साथ में है। जैसे मैंने कहा कि देखो मेरी लड़ाई होगी, दोनों तुरंत आ गए एकदम फटाक से, और बताओ तब सामने वाला डर के मारे भाग जाएगा। लेकिन ये कहेगा कि मेरा दोस्त लंदन में है, पेरिस में, तब तक तो दुनिया उसको मार पीट के जो सीधा कर दी चुकी होगी, पीट पीट के लेटा देगी होगी। ठीक है, तो इसीलिए यानी कि इसका इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं लग पाता है, इसीलिए इसमें क्या हो जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इफेक्ट उतना ज्यादा है ही नहीं। तो यानी कि जो उसका जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज है वो अच्छे से खींच लेता है। जब अच्छे से खींच लेगा तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, इसका साइज जो है लगभग लगभग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। एफ है पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। मैंने बताया कि ये जो है क्या करेगा, पुअर शिल्डिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कम करेगा। जब रिपेल क्यों कम करेगा, क्योंकि काफी दूर दूर है, और अगर जो काफी दूर दूर है तो यानी कि क्या करेगा, किसका चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस का पावर बढ़ जाएगा। अगर जब आप दूर दूर रहोगे तो यानी कि किसका पावर बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस का बढ़ जाएगा। तो जिस कारण से इट कैन नॉट शिल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द, सो आउटर इलेक्ट्रॉन विल बी मोर अट्रैक्टिव, जिस कारण से क्या हो जाता है, न्यूक्लियस जो है उसको अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जिस कारण से यहाँ पे इस प्रकार से हो जाता है। और इन दोनों का जो है साइज क्या हो जाता है, बराबर। ये ऐसा नहीं समझना, ठीक है, आप लोग के लिए मैं ऐसा लिख देता हूँ, एक सीधा और एक जो है टेढ़ा। यार ये तो आप लोग और कहोगे सर ये तो 1s लिख दिया आपने। ठीक है, खैर आप नहीं भूलोगे, मैंने इसलिए 2 बार बोला ताकि कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, फिर भी भूल जाते तो यार मैं क्या करूं, कैसे लिखूं, आप लोग भूले ना, कैसे बताओ। अब ठीक है, इसका मतलब होता है यस हाँ, ओके, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, पुअर शिल्डिंग हो जाएगा। अब आयनिक रेडियस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही यहीं से आपको 100% मैं गारंटी दे रहा हूं, आप इसको नहीं सीखे तो यानी कि जो आपका एक क्वेश्चन छूटने वाला है। 3 टॉपिक है पीरियोडिक टेबल में, इसी 3 से आएगा, आयनिक रेडियस, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी और
यानी कि जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी कभी पूछता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये 4 टॉपिक है, इन्हीं से आप देखोगे क्वेश्चन भरे पड़े रहेंगे। आप पेपर देने जाओगे 2024 का, 24 का ही देने जाएंगे कि 25 का? अभी आप लोग जो है, हाँ 24 में जाएंगे ना, ठीक है। आप देख लेना, इन्हीं 4 टॉपिक में से एक क्वेश्चन आएगा पीरियोडिक टेबल में, आप इसको अच्छे से पढ़ना। मैं बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ और इन्हीं में से एक क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, 100% मैं कह रहा हूँ। ये 4 टॉपिक के छोड़ के कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आयनिक रेडियस का मतलब क्या होता है कि आयन में कन्वर्ट करने के बाद जो रेडियस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक रेडियस कहते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन आयन एटम, ठीक है, आयन के बीच में और एटम के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। जैसे मान लो मेरे पास, मान लो कि ये कोई एटम है और मैंने इस पे चार्ज रखा पॉजिटिव, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी आयन वाले एटम का जो डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक रेडियस। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पॉजिटिव लिखा हूं तो आप लोग भी पॉजिटिव समझिएगा, ठीक है। मैं तो आप लोगों को बस समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि इसकी रेडियस हो। अच्छा मुझे बताओ कि एम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो यानी कि कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ, एक छोटी सी बस आप लोग जो है यानी कि मेरे लिए सेठ साहूकार है, ठीक है। मान लो कि इनमें से कोई स्टूडेंट या कोई भी सेठ साहूकार है। सेठ साहूकार मतलब समझते हो, बोलिए। यस सर। ओके, सेठ साहूकार का मतलब होता है जिससे हम लोग पैसे उधार लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे को जरूरत पड़ी, मैंने कहा कि जो है किसी बच्चे से मेरे को 5,000 रुपए का उधार की जरूरत है, तो उसने कहा ठीक है सर, मैं तो आपको दे तो दूंगा लेकिन 3% ब्याज दूंगा। मैंने कहा कि भाई मेरे को जरूरत है, मुझे दे दे। अब वो मेरा स्टूडेंट था इसलिए बाकी दुनिया को 5% देता है, इसलिए मेरे को 3% में दे दिया, ये है। लेकिन जो दिया, देने वाला हमेशा क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि उसने मुझे पैसे दिए, यानी कि वो तो क्या है, पॉजिटिव। मैंने लिया, मैं क्या हो गया, ऋणी हो गया, ठीक है। यानी कि अब जो देता है तो यानी कि उस पर चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव। क्योंकि खुद सोचो, आपको कभी भी मेटल यानी कि आयन का दिक्कत आए कि कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव, मैं उसके लिए समझा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे अभी भी 11th में आने के बाद, मैं वैसे ये 10th में बताता हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी इसमें गलती कर देते हैं कि सर कब पॉजिटिव लेना है। आपको सिंपली याद रखना, अगर आपने दिया इलेक्ट्रॉन, यानी किसी मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया, यानी कि वो सेठ साहूकार हो गया, पॉजिटिव हो गया। किसी ने लिया तो उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आप लोगों को पता लग जाएगा कि कब जो है यानी कि क्या करना है, पॉजिटिव लेना है, और कब जो है यानी कि क्या लेना है, निगेटिव लेना है। ओके, यहाँ तक अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो यानी कि जो है बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से यानी कि जो है हम लोग क्या करेंगे, यानी कि आयनिक रेडियस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, मेरी एक छोटी सी मैं यहाँ पे एक बात समझाना चाहता हूँ कि मेरे पास यानी कि क्या है, सपोज कीजिए कि एक कोई एटम है, मैं लिथियम ले लेता हूँ। देखिए लिथियम है, ठीक है। अब इस पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, 2 और कॉमा 3। ये ध्यान से समझना, आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगा। 2,1 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब प्रोटॉन कितने बचे होंगे, 3। प्रोटॉन तो चेंज होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। अब देखो टग वार का खेल चल रहा है, एक तरफ 3 पॉजिटिव है, एक तरफ 2 नेगेटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो कौन ज्यादा खींच लेगा, यानी कि जो है प्रोटॉन ज्यादा खींच लेगा। जिस कारण से अगर जब प्रोटॉन ज्यादा खींच लेगा तो यानी कि साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव में साइज क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन अगर जो निगेटिव है, मान लो कि मैंने क्या करा, किसी पे लिया और 2 और 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या करा दिया, ऐड करा दिया, ठीक है। सेम मान ले रहा हूँ, 2, अब यानी कि 1 नहीं होकर 2 हो जाएगा। प्रोटॉन तो अभी भी 3 है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। अब यानी कि इलेक्ट्रॉन की ताकत बढ़ गई। अगर जो इलेक्ट्रॉन की ताकत बढ़ गई तो जिस कारण से ये क्या कर लेगा, इसको खींच लेगा, यानी कि निगेटिव में साइज क्या हो जाती है, यानी कि बड़ी हो जाती है। आपसे मैं पूछता हूं कि एम, एम प्लस और एम माइनस में सबसे बड़ा कौन होगा, किसका रेडियस बड़ा होगा? एम नेगेटिव।
M M minus negative. सबसे छोटा क्वेश्चन क्या Negative. होगा? M M. positive. वेरी गुड। M. यानी कि M. आपके पास सबसे बड़ा जो होगा साइज रेडियस का, वो कौन सा हो जाएगा? एम नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जैसे इस पे दोगे तो यानी कि प्रोटॉन यानी कि ताकतवर कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ताकतवर ज्यादा हो जाएगा, टगवार चल रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जिसका प्रोटॉन ज्यादा होगा वो अपनी और अंदर की ओर खींच लेगा, जिसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो बाहर की ओर खींच लेगा, जिस कारण से उसका साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। फिर यानी कि किसका साइज होगा? एम में या एम प्लस में किसका साइज होगा? M. M plus. ओके। यानी कि अब यानी कि जो हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा? एम प्लस तो मैंने क्या कहा? छोटा हो जाता है। ये एक्चुअल से भी क्या हो गया? छोटा। और सबसे छोटा किसका हो जाएगा? यानी कि इस बात को याद रखना, कई तरीके से कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए। मेरे ख्याल से अच्छा एक और चीज बता देता हूँ कि मेरे पास अगर जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हुआ, क्या हुआ? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी कि क्या हुआ? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा तो यानी कि हम क्या करेंगे? ठीक है, यानी कि अब मेरे पास मान लो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? यानी कि जो है निकालेंगे। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है? कोई बताना चाहेंगे? Same electrons. हाँ, जिसके पास Same नंबर ऑफ number of इलेक्ट्रॉन सेम electrons. हो। जैसे मैंने कहा कि n-3 O-2 Na+ और यानी कि जो है क्या है? मैग्नीशियम+2। ये चारों के चारों यानी कि क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है कि नहीं है? यानी कि अगर से चारों के चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, अब मुझे इसका रेडियस निकालना हो तो आपके लिए जो है यानी कि रेडियस के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एटॉमिक नंबर के। ठीक है, यानी कि किसके हो जाएगा? एटॉमिक नंबर के, यानी कि क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर छोटा होगा। अब देखो आपके पास मान लो कि ये 3 दे दिया, खैर आपको मैं सिंपल सा फंडा बताता हूँ, आपके नीट में काम बन जाएगा। देखना कि सबसे ज्यादा निगेटिव का हो। लेकिन लेकिन ध्यान रखना कि पीरियड सेम होना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको बताने के लिए देखना निगेटिव किसमें सबसे ज्यादा, उसकी साइज सबसे बड़ी होगी। जिसपे सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा उसकी साइज क्या होगी? सबसे छोटी होगी। लेकिन पीरियड सेम होना चाहिए। पीरियड अगर जो डिफरेंट होगा तो ये कॉन्सेप्ट मत लगाना। तब आपको पहले पीरियड पीरियड यानी खेलना पड़ेगा, फिर पीरियड के बाद यानी कि जो है यानी कि क्या करना पड़ेगा? नीचे वाला पीरियड का ज्यादा लिखना पड़ेगा, ऊपर वाले का यानी कि कम लिखना पड़ेगा। मैं ऐसे इसको समझाता हूं ऐसे कि जैसे मान लो कि मेरे पास किशमिश और तरबूज है ये। ठीक है, अब मैं कितना भी इसको श्रिंक कर दूं, ये कभी भी ना तो सॉरी, मैं इसको कितना भी श्रिंक या इसको एक्सपांड कर, इसको श्रिंक कर दूं, ये कभी भी किशमिश के बराबर नहीं हो सकता। इसमें मैं कितना भी इलेक्ट्रॉन दे दूं यानी कि जनरली यानी कि यहाँ पे ये इसके बराबर साइज का नहीं हो सकता। बस छोटी सी बात याद रखना कि पहले अगर जब पीरियड का कंपैरिजन करना तब यानी कि करना। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा साइज किसका होगा? बताइए। Nitrogen. हाँ, Nitrogen. N-3। फिर किसका होगा? Oxygen. ऑक्सीजन। Oxygen. फिर किसका होगा? Sodium. Sodium. ओके, वेरी गुड, सोडियम प्लस। फिर किसका होगा? Magnesium. Magnesium. मैग्नीशियम+2। ठीक है, अब आप लोग के लिए जो है ये पहला क्वेश्चन है। आप बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट? कौन सबसे ज्यादा बड़ा है? Sulfur. ओके, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है? ये देखो यही सारे क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो यानी कि आपके बुक में प्रीवियस ईयर में मिलेंगे। कह रहा है विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द आयोडीन स्पीसीज? अब बताओ, ये जस्ट अभी मैंने बताया कौन सा इसका राइट आंसर होगा? अच्छा, ये D. बात समझ में आ गई ना? S-2 यानी कि जिस पे जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा यानी कि क्या होगा? साइज में बड़ा होगा और लार्जेस्ट पूछा भी है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? सभी लोग कमेंट करना जरूर, D. सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए ताकि मैं भी देखूं। ठीक है, क्या आप लोग बता रहे हैं या नहीं बना रहे? ओके, सजल ठाकुर डी, वेरी गुड। ठीक है, आपने बता दिया तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि सबसे ज्यादा I- का होगा, फिर न्यूट्रल का, फिर I+ का। इस बात को याद भी रखना कि सबसे ज्यादा नेगेटिव का रेडियस होगा, फिर न्यूट्रल आइटम का होगा और सबसे कम जो होगा यानी कि पॉजिटिव का होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि जब ये खत्म होगा तो आपको इस पे इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ। अब चलिए यानी कि हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं।
आप लोग क्या इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तैयार हैं? या फटाफट से बनाइएगा। Yes. मैं डी का होगा। बी। ओके चलिए ठीक है, हमें पता है कि सबसे ज्यादा जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा, देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव तो S-2 है। अब यानी कि या तो बी सी डी में से ए तो नहीं होने वाला, ये कंफर्म है। होगा तो यानी कि क्या होगा, ये होगा। खैर दूसरी बात, आपको मैंने कहा था जिसपे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा हो, अच्छा यानी कि सी भी नहीं होगा, तो यहाँ पे आर्गन आ गया। पॉजिटिव चार्ज जिसका कम होगा उसका रेडियस कम होगा। तीसरी बात हमने क्या कहा था, न्यूट्रल एटम जो होगा वो कहाँ होगा, बीच में, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है इसको लिख सकते हैं। चलिए अब यानी कि ये बताइए, अब मैं इसको मैं बना देता हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, मेरे को आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में भी बताना है, ताकि कि कल जो है एक्सेप्शन बता सके, और कल जो आयनाइजेशन एनर्जी और 2 छोटे छोटे टॉपिक खत्म करने हैं। ठीक है, अब देखो यानी कि मेरे पास यानी कि क्या है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई ऑफ द आयंस पी आर माइनस एफ माइनस ओ माइनस 2 एंड एस माइनस 2 इज एज फॉलो। आपको यानी कि देखो कि सबसे पहले तो देखो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है। यानी कि जब हमने क्या कहा कि कितना ये तो बहुत बड़ा साइज हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा तो यानी कि क्या हो जाएगा, ब्रोमीन का। फिर किसका हो जाएगा, S-2 का। फिर किसका हो जाएगा, O-2 का। और फिर किसका हो जाएगा, F- का। ओके, तो यानी कि इस प्रकार से, क्यों, क्योंकि ये जो है यानी कि हमने क्या करा, बाकी देखो अगर जब मैं पीरियड लिखूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ पे सल्फर आएगा। यानी कि सबसे ज्यादा ब्रोमीन है, ब्रोमीन पे निगेटिव भी है, यानी कि इसका साइज क्या हो जाएगा, ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि हमने कहा था कि पीरियड पहले देखना, पीरियड पे अगर नेगेटिव है तो ज्यादा हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे जनरली क्या कर देंगे कि जो है S-2 का मार्क आ जाता है, जबकि गलत है, यानी कि जो है Br- का जो है सबसे ज्यादा हो जाएगा। ओके, चलिए आपके लिए ये क्वेश्चन बनाइए, थोड़ा सा अच्छे लेवल का एग्जाम है, अच्छे जेई का है, तो यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ। देखो आप लोग मुझे इतना सा बता दो कि किसका रेडियस इसमें से तीनों में से ज्यादा होगा। नाइट्रोजन। ओके, यानी कि सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन का हो जाएगा। खैर आपको मैंने डाटा बताया नहीं, मैं आपको डाटा याद रखने के लिए भी नहीं कहूंगा। N2 माइनस F माइनस, यानी कि सबसे ज्यादा रेडियस N3 माइनस का होगा, फिर O2 माइनस का होगा। यानी कि जो ऑर्डर होगा वो इसी प्रकार से होगा, यानी कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का होना चाहिए, फिर ऑक्सीजन का, फिर सबसे कम फ्लोरीन का होना चाहिए। यहाँ पे 1.3 यानी कि पिकोमीटर, यानी कि बड़ा है, यानी कि गलत हो गया। सबसे ज्यादा तो बड़ा इसका होना चाहिए, यानी कि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यानी कि 1.71 यानी कि सबसे बड़ा। फिर उसके बाद उससे छोटा होना चाहिए 1.40, फिर उसके बाद 1.3। लेकिन यहाँ पे देखो 1.71, 1.3, यानी कि ठीक है छोटा है, लेकिन फिर बड़ा हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, छोटा चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो है सी हो जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? Yes, ठीक है, sir. अब क्या होता है, हाँ अब यानी कि आप लोग इसके लिए बनाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयोनिक रेडियाई। आपको यानी कि क्या करना है कि इस प्रकार से लिखना है। अब देखिए यानी कि मैंने क्या कहा कि जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, जितना कम पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा जो होगा, और जो सबसे छोटा होगा कौन, जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आप लोगों को ये एक बार ये भी देखना होगा, लिथियम है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 यानी कि पीरियड सेकेंड है। ठीक है, अब उसके बाद अगर जब मैं मैग्नीशियम ले लेता हूँ तो यानी कि कितना हो जाता है, 2,8,2 हो जाता है। एल्युमिनियम ले लेता हूँ तो यानी कि क्या हो जाता है, 2,8,3 हो जाता है। पोटासियम ले लेता हूँ तो यानी कि क्या हो जाता है, 2,8, कितना हो जाता है, 8,1 हो जाता है। ठीक है, अभी भी इसमें 3 सेल है, तो यानी कि सबसे बड़ा तो रेडियस किसका होगा, K प्लस का। और देखो K प्लस, फिर यानी कि किसका होगा, Mg प्लस का, क्योंकि एल्युमिनियम प्लस 3 है, बहुत ज्यादा है। फिर यानी कि किसका हो जाएगा, लिथियम। अभी इतना ज्यादा इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, जिस कारण से इसका रेडियस क्या हो जाता है, काफी ज्यादा जो है छोटा हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास 6 मिनट बचे, मैं आयनाइजेशन एनर्जी समझाने का प्रयास करता हूँ, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी।
यानी कि आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड एटम या न्यूट्रल गैसेस एटम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। खैर, आपको ये भी समझाता हूँ इन्फिनिटी का मतलब क्या है। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आप जस्ट समझा देता हूँ। ठीक है, यानी कि ये हो गया। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसको एनर्जी दिया तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी में जाएगा। कहोगे सर क्यों, ये अपने अगले सेल में जाएगा। आपने बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तो उससे अगले के अगले में जाएगा, उससे ज्यादा एनर्जी दोगे तो यानी कि अगले से अगले जाएगा, यानी कि कहाँ तक जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी तक लग जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि किसी भी एटम, अब यानी कि आपने अगर जब बहुत ज्यादा दे दिया तो इस एटम के बाहर निकल जाएगा, तब इसके लिए इन्फिनिटी हो गया। अब मान लो कि मेरे लिए इसके लिए इतनी सी डिस्टेंस भी क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। उसको जो है यानी कि उसके अंदर कितने सारे सेल आते हैं पता नहीं, सोच सकते हो कि कितना छोटा सा एटम होता है और कितने सारे उसके अंदर जो है सेल हो जाता है। यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग यानी कि क्या कह देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कह देते हैं। अब देखो, आयोनाइजेशन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहोगे? एंडोथर्मिक Heat रिएक्शन का absorbed मतलब, by reaction. हाँ, यानी कि जब रिएक्शन के दौरान एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक यानी कि क्या करता है, रिलीज करता है। अच्छा, जैसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा बात समझाता हूँ एक्सोथर्मिक के लिए। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि आप लोगों के घर में एग्जॉस्टर लगा होगा किचन में, देखें? यस सर। Yes, sir. हाँ, छोटा सा पंखा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्जॉस्टर कहते हैं। एग्जॉस्टर का काम क्या होता है कि वो अंदर की गर्म हवा यानी कि किचन की गर्म हवा को क्या कर देता है, बाहर फेंक देता है। यानी कि जल्दी जल्दी गर्म होता है तो जिस कारण से फटाफट से उसको खींचता है और उसको यानी कि क्या कर लेता है, यानी कि जो खींच के बाहर कर देता है। और जब वो बाहर कर देता है तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है, वो जो है यानी कि एग्जॉस्टर होता है। और हीट के टर्म में उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। ई एक्स से यानी कि एग्जिस्ट से बना होता है, यानी कि इसीलिए इसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं कि जब सिस्टम से एनर्जी बाहर की ओर फेंकते हैं तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। एंडोथर्मिक में यानी कि क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इंडोथर्मिक कहते हैं। अगर जब मैं डेल्टा एच की बात करूं तो दो टाइप के होंगे, एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, और निगेटिव का मतलब क्या होता है, रिलीज होता है, और रिलीज का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक। अब यहां से ध्यान से देखो, ई एक्स यानी कि एग्जिस्ट, यानी कि जो ये ई एक्स और ये ई एन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये एक्स है, आप लोगों को शायद थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा सोचने में समझने में, मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ। यानी कि ये क्या है, नेगेटिव, यानी कि एक्स। ठीक, अरे यार और ही बिगड़ गया। अरे सर, ठीक है, अब आप लोगों को जो है यानी कि जो है समझ में आ रहा होगा, एक्सो। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या करेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि जब आपको एक बार क्वेश्चन पूछा था आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो कैसा होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंड बोथ एंड नन ऑफ दीज, तो आप इसका राइट आंसर क्या मारोगे, एंडोथर्मिक। यानी कि इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब देखो, ये ध्यान से सुना सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की कहानी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, चाहो तो एम ले लो, चाहो तो ई ले लो। मैं यहाँ पे ई ले लेता हूँ ताकि कि आप लोगों को कोई भी एलिमेंट है। अब मैं चाहता हूँ कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालूं क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी है, यानी कि ई प्लस यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, मैं कहूं कि अब जाने कि मैं ई प्लस से निकालना चाहूं
तो यानी कि क्या हो जाएगा, काफी मुश्किल एनर्जी लगेगी, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी इससे इलेक्ट्रॉन निकालने, सॉरी, ठीक है। यानी कि जो है अगर जब मैं फिर से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं तो यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, इसके लिए मैंने माना कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 है, इसके लिए माना आयोनाइजेशन एनर्जी 2 है, और इसके लिए माना आयोनाइजेशन एनर्जी 3 है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात से समझाना चाहता हूं कि आपको, मैंने कहा कि मैं आपको पेन बेचना चाह रहा हूं, मैं यानी कि सेलर हूं, मैंने कहा कि आप ये पेन खरीद लोगे तो यानी कि आप जो है नीट में क्वालिफाई हो जाओगे, आप कहोगे ठीक है सर क्वालिफाई हो जाए। लेकिन इन केस कोई अगर से नहीं सिलेक्ट हुआ, यानी कि वो क्या मेरी बात को बिलीव करेगा क्या, फिर दोबारा पेन खरीदेगा क्या, नहीं। यानी कि अब उसको एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी। अगर जो तिबारा मुझे बेचना है उसको, यानी कि क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो है तिबारा होगा। मैं इसको एक और तरीके से समझा सकता हूँ कि मान लो कि मेरे को कहा कि आप इस पेन को लो और आपकी जो है राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, वैसे बाकी सबकी अच्छी होती है, गर्ल्स सबकी, बॉयज सबकी दिक्कत होती है, क्योंकि गर्ल्स कहेगी मेरी राइटिंग तो बढ़िया, मैं क्यों खरीदूं। तो आप लोग कुछ और समझ लो, बुक बेचने के लिए जो है आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस बुक को पढ़ोगे तो यानी कि जो है आप बहुत ज्यादा सीख जाओगे, इस बुक को पढ़ोगे तो यानी कि मैं वही बुक दोबारा बेचने चाहूँ तो आप लोग जो है नहीं खरीदोगे। यानी कि अगर जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछो तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी लगेगी 3 में लगेगी, फिर किस में लगेगी, I2 में लगेगी, फिर किस में लगेगी, IE1 में लगेगी। ये जो है यानी कि क्या है, ऑर्डर है। आपको इसका मतलब क्या हो गया कि थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी सेकेंड इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में, और यानी कि जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, एक बार किसी को मूर्ख बनाओगे तो बन जाएगा, लेकिन दोबारा बनाओगे तो बिल्कुल नहीं बनना चाहेगा, दोबारा बनाओगे तो वो तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ताम झाम। कई बार देखते हैं ना, ये कसम वो कसम दिलाने के बाद जो है बेवकूफ को बेवकूफ बनाया जाता है, ठीक है। तो मैं आज की क्लास यहीं पे रखता हूँ, तो आगे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में चीजें बात बताएंगे। ओके।